जो है देख रहे थे कि शंकरी प्रसाद का जो है जो मैटर था वो हम लोग ने देखा कि शंकरी प्रसाद के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जजमेंट दिया और क्या किया। ठीक है, उसके आगे हम लोग अभी आगे देखते हैं। फिर 1953 में बेला बैनर्जी, ठीक है, बेला बैनर्जी का एक केस हुआ। ठीक है, बेला बैनर्जी का जो मैटर था उसमें लैंड रिफॉर्म जो था, उस लैंड रिफॉर्म में कुछ ऐसा पेच फंस रहा था जिसकी वजह से सरकार उसको जो है लैंड को एक्वायर नहीं कर पा रही थी, और वो एक्वायर न करने के कारण क्या होता, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो पंडित नेहरू ने क्या किया, एक 4th अमेंडमेंट किया। ठीक है, नेहरू ने इस कानून में 4th अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद में क्या किया, 4th अमेंडमेंट किया। ठीक है, 4th अमेंडमेंट करने के बाद में नेहरू जी ने इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। ठीक है, 9th शेड्यूल में डाल दिया। और आपको बताया है मैंने कई बार कि 9th शेड्यूल में अगर आपको जो है कोई चीज डाल देता है, कोई अगर कानून डाल देंगे तो क्या होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो पाएगा। ठीक, और जैसे ही ये 1953 का केस है, ठीक है, बेला बैनर्जी वाला। ठीक है, अब क्या हुआ, 1964 की अगर बात करें तो 1964 में, अब ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहां से और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1964 में, ठीक है, जो 17th अमेंडमेंट जो है, 17th अमेंडमेंट की तैयारी शुरू हो गई। ठीक है, और बहुत अच्छे से ये तैयारी शुरू हो रही थी 17th अमेंडमेंट की करने की। और 17th अमेंडमेंट का प्रोसेस एक प्रकार से देखा जाए तो प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन मई में अच्छा प्रोसेस ही समझ लेते हैं। इसमें था क्या बेसिकली, इसमें ये था कि जैसे कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें लैंड का रिफॉर्म जो कानून बनाया गया था, भूमि अधिग्रहण का जो कानून बनाया गया था, रिफॉर्म के लिए कानून बनाया गया था, लैंड रिफॉर्म के लिए, तो उसमें लैंड रिफॉर्म के कानून में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से सरकारें जो है उन राजा महाराजाओं से या जमींदारों से जो है लैंड ले नहीं पा रही थी, भूमि को जो है एक्वायर नहीं कर पा रही थी। तो जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही थी, तो उसी के जो है खत्म करने के लिए, वो दिक्कत को खत्म करने के लिए 17th अमेंडमेंट किया जा रहा था। जैसे कि कहां का, जैसे बेसिकली देखा जाए तो राजस्थान का, जैसे पंजाब में कहीं जगह लैंड रिफॉर्म में ऐसी दिक्कतें आ रही थी जैसे उनके लैंड मतलब जो है लिए नहीं जा पा रहे थे। तो इस वजह से इसके अगेंस्ट में जो है सरकार जो है 17th अमेंडमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका था। लेकिन उसी समय क्या होता है, एक बहुत बड़ी घटना होती है। मई 1964 में ही पंडित नेहरू की जो है डेथ हो जाती है। पंडित नेहरू की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पंडित नेहरू की डेथ मतलब समझ लो इतनी जबरदस्त तरीके से बात करती है, और ये इतना मतलब समझ लो एक कांग्रेस में बिल्कुल अकाल, एक वैक्यूम टाइप में जो है बिल्कुल पसर गया। बहुत बड़ी हस्ती आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी हस्ती थी है। मतलब नेहरू मतलब समझ लो उस समय की कांग्रेस, सब कुछ पूरा कांग्रेस थी, और कांग्रेस नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी का जाना मतलब बहुत बड़े क्षतिपूर्ति होना देश के लिए, कांग्रेस के लिए, मतलब बहुत बड़ी जो है क्षतिपूर्ति हुई। नेहरू जी के जैसे ही गए तो उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें घटित हुई। लेकिन मैं उसके पहले मैं एक बात और समझा दूं पहले, उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा नेहरू जी के बाद में फिर क्या घटना घटित हुई वो चीजें आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद की कहानी जो केशवानंद भारती की जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, नेहरू जी गए हैं उसके बाद में ही स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे ही 1964 में ये 17th अमेंडमेंट आया, और 17th अमेंडमेंट के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि कुछ राज्यों में ऐसे लैंड रिफॉर्म के कानून थे जो कि लेने में दिक्कत हो रही थी, जमींदारों से जमीन, और तुम्हारे जो वो थे
भूमाफिया तो नहीं कहेंगे, जमींदार हो गए, राजा महाराजा हो गए, इनसे जो है बहुत दिक्कत हो रही थी इनकी जमीन को लेने के लिए। तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट हुआ, इसे अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, अमेंडमेंट हो गया। और अमेंडमेंट के बाद में 1965 में 17th अमेंडमेंट जो ये हुआ, 17th अमेंडमेंट हुआ 1965 में, एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया सज्जन सिंह के नाम से, ठीक है, सज्जन सिंह के नाम से सुप्रीम कोर्ट में जो है केस गया। सज्जन सिंह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कहते हैं कि साहब ये सारी चीजें जो है क्या हो रहा है। और पहली बात तो मुझको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब आर्टिकल 13 में ये कहा गया है, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो है सरकार नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का जो हनन हो सकता है, अमेंडमेंट के बाद में भी ये चीज नहीं बनाई जा सकती है। तो हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 13 क्या है और आर्टिकल 368 क्या है। आर्टिकल 368 क्या है, इनका विस्तार जो है करिए और हमको न्याय दीजिए। हमारी जमीन जो है जा रही है, हमारी जमीन को जो है सरकार एक्वायर कर ले रही है और ये चीज हमारा मौलिक अधिकार है, हमारी जमीन का जो है ये मौलिक अधिकार है और ये चीज जो है हमको न्याय प्रोवाइड करिए, ठीक है। सज्जन सिंह मामले में जो है जैसे ही सज्जन सिंह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दलील सुनी और सुप्रीम कोर्ट में दलील सुनने के बाद में जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दोनों पक्ष के दलीलों को सुना, सरकार को भी सुना और सज्जन सिंह को भी सुना और उसके बाद में सरकार ने क्या बोला, सरकार ने कहा नहीं, जो शंकरी प्रसाद का जो केस में मैंने डिसीजन दिया है और मैंने बताया है कि नहीं, ये आर्टिकल 13 में जो बात कही गई है वो अलग है और आर्टिकल 368 से जो है अमेंडमेंट जो होता है वो अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से हम आपको कोई भी न्याय नहीं दे सकते। हम तो संविधान की रक्षा करेंगे और मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन जो आर्टिकल 13 है इसकी शक्ति इतनी नहीं है कि आर्टिकल 368 पर ये लागू हो। इस वजह से ये अलग अलग है, इस वजह से इसमें जो है कुछ भी नहीं हो सकता। सज्जन सिंह को निराशा लगी, सरकार का कायम शंकरी सिंह का जो डिसीजन था वो कायम हुआ, ठीक है, और वही चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब आते हैं, अब हम पहले अच्छा इसके बाद में एक और केस ले लेते हैं, उसके बाद में हम जो है पंडित जी के पास में चलेंगे, ठीक है। होता क्या है 1965 में ये सज्जन सिंह का मामला सुलझ गया। अब आते हैं 1967 में, इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर ही लिखता हूं, ठीक है। 1967 में गोलकनाथ का केस, 1967 में गोलकनाथ का केस हुआ, ठीक है, बहुत मशहूर है, सभी लोगों ने ये चीज सुना होगा, गोलकनाथ का केस जरूर सुना होगा, भले अंदर का मैटर ना मालूम हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज कभी हमेशा रही होगी। गोलकनाथ सब लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। क्या है ये गोलकनाथ का केस, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। गोलकनाथ बेसिकली क्या है कि जो 17th अमेंडमेंट हुआ था, इसी 17th अमेंडमेंट के तहत ये उसके अगेंस्ट में ये गए, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, पहली बात तो ये समझो कि गोलकनाथ है कौन। गोलकनाथ बेसिकली ये दो भाई हैं, ठीक है, ये दो भाई हैं, एक हेनरी गोलकनाथ, ठीक है, और एक विलियम गोलकनाथ, ठीक है, एक विलियम गोलकनाथ, ये गोलकनाथ इनका जो है टाइटल है, ठीक है। हेनरी गोलकनाथ और विलियम, अच्छा आज आपको जो है आपके दिमाग भी खुल गया होगा कि गोलकनाथ मतलब जो है आदमी समझ रहा होगा कि गोलकनाथ मतलब जो है कुछ जैसे गोरखपुर में है ना, गोरख धाम है ना, वैसे कुछ अपने दिमाग लगा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये लोग क्रिश्चियन है, ठीक है। हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ ये दोनों सगे भाई हैं। ये लोग भी किस लिए जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आर्टिकल जो अमेंडमेंट 17th हुआ है, इस 17th के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और दूसरी बात कि 17th के खिलाफ भी पहुंचे हैं, और दूसरी बात इन्होंने पंजाब में 1950 में
1950 में पंजाब में एक लैंड रिफॉर्म आया, ठीक है, और उस लैंड रिफॉर्म में ऐसी चीज कही गई कि अगर किसी परिवार में सगे भाई हैं, सगे भाई बहन हैं, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति 23 एकड़ जमीन ही वो रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति 30 एकड़ जमीन जो है रख सकता है। इसके अलावा जो है जमीन प्रत्येक भाई, मान लो 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, मान लो 5 भाई हैं, तो 5 भाई हैं तो 30 कर लो तो कितना हो जाएगा 1500 जो है एकड़ जमीन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अब हुआ क्या, ये जो गोलकनाथ हैं, हेनरी और विलियम 2 भाई हैं, तो इनकी जमीन करीब 500 एकड़ जमीन जो है इनके पास करीब थी, ठीक है। हुआ क्या, सरकार की इस कानून की वजह से अब क्या हुआ कि इनको तो भैया प्रत्येक 30 रख सकते हैं, मतलब इनके पास 60 एकड़ जमीन जो है बस खाली रख सकते हैं, और बाकी की लैंड जो है सरकार ने इनसे छीन लिया। और जैसे ही छीन लिया, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये क्या हो रहा है हुजूर, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हमारी इतनी जमीन है और जमीन को जो है, हमारी जमीन को सरकार जो है अनैतिक रूप से जो है छीन रही है। इनका ये जो 17th अमेंडमेंट है ये भी गलत है, इनका जो लैंड रिफॉर्म जो है आया था 1950 में वो भी गलत है, हमको जो है न्याय दिया जाए। अब आप देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है, ठीक है, मैं आपको पहले भी ये बात बताया था कि ध्यान से सुनिएगा कि सरकार इनकी 1964 में मई में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी है। पंडित नेहरू जी की डेथ हो चुकी है, तो हुआ क्या है कि एक प्रकार से बिल्कुल वैक्यूम हो गया है, बिल्कुल मतलब। और पंडित नेहरू जो है, मैंने आपको बताया कि बहुत शक्तिशाली, कांग्रेस मतलब पंडित नेहरू, लोकसभा में पूर्ण रूप से जो है काबिज हैं, पूरी लोकसभा उनके हाथ में है, पूरे राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तो बहुत ज्यादा पावरफुल। और मैंने बताया है कि जब प्रधानमंत्री पावरफुल होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, डाउन पड़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट बहुत हल्का पड़ जाता है। और अगर सरकार, प्रधानमंत्री अगर जो है कमजोर है तो सुप्रीम कोर्ट ताकतवर हो जाता है। बिल्कुल यही देखने को यहाँ पर मिला है। आप देखिए जितने भी फैसले हुए वो सारे के सारे, इसके पहले फैसले सुप्रीम कोर्ट के क्या हुए, सब सरकार के फेवर में थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वैक्यूम हुआ, कोई कमजोर हो गई पूरी कांग्रेस, तो क्या हो रहा है यहाँ पर तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है 11 बेंच की बैठक हुई, 11 जजेस बेंच बैठी, जिसमें 11 जज थे, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की 11 बेंच की पीठ बैठी, जज बैठे इसमें, ठीक है। और 11 लोगों की जो बेंच बैठी है, ये इतनी बड़ी बेंच जो है बैठी है, क्यों बैठी है इतना, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके देखो 2-3 कारण होते हैं। कब ये ऐसी बेंच बैठती है जब इसमें मैक्सिमम बहुत सारे जज जो बैठते हैं, या यूं कह लो कि पूरी की पूरी स्ट्रेंथ बैठ जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वही बैठ जाती है। ऐसा कब होता है, तो देखो 2-3 चीजें हैं। जैसे जब कभी ये चीज हो कि संविधान की व्याख्या का अगर कोई बात आ जाए, तब क्या होता है, तो कम से कम ये नियम है, संविधान की अगर व्याख्या की बात आती है तो ये नियम है, आर्टिकल 45(3) में ये नियम है, आर्टिकल 145(3) में ये नियम है कि कम से कम 5 जजेस के मेंबर जो है ये इसमें बैठेंगे, कम से कम 5 जज जो है बैठ के इसको फैसला सुनाएंगे, इसमें जो है व्याख्या करेंगे, ठीक है। या तो फिर 143 में सरकार को कोई सलाह देनी है, तब भी जो है ये 5 लोगों की जो है ये जजेस बैठेंगे और ये सलाह दे पाएंगे, ठीक है। और या तो फिर क्या हो, या तो फिर कोई ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना चुकी हो पहले, है ना, और उस फैसले का पुनर्विचार करना हो, ठीक है, पुनर्विचार करना हो, तो उस जो पुनर्विचार का जो होता है, पुनर्विचार में जितने, जैसे पहले वाले फैसले में मान लो 5 जजेस ने फैसला सुनाया था, ठीक है, जजमेंट दिया था, तो अब क्या होगा, पुनर्विचार में
5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा तो 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब उससे ज्यादा ही जज बैठेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है इतनी बड़ी बेंच बैठाने की, वो ये होता है कि इसी वजह से इसमें 11 लोगों की जज जो है 11 लोगों की जज बेंच बैठी हुई थी। ठीक है, गोलकनाथ के केस में बहुत। अब देखिए माहौल देखिए, अब सरकार कमजोर हो चुकी है। ठीक है, सरकार कमजोर हो गई है, 11 जज की बेंच बैठी है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनी और सुप्रीम कोर्ट मौका भी ढूंढ रही थी कि जो है कुछ ना कुछ ऐसा मौका मिले ताकि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके और अपनी बात को कायम रखें और जो है दिखा दें ये चीज कि जो है सुप्रीम कोर्ट भी कुछ चीजें हैं और उसके अलावा जो है चीजें क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और दलीलें सुनने के बाद में ये बात कह दिया क्या कि ये बात जो है, जो शंकरी प्रसाद का जो जजमेंट था, इस शंकरी प्रसाद का जजमेंट ये ठीक नहीं था और इसकी शंकरी प्रसाद में मतलब ये दिया गया था ना जजमेंट कि आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 है, इसकी शक्ति इतनी नहीं है कि आर्टिकल 368 को भी ये संशोधित कर पाए। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल जो है 368 जो है ये अलग अलग है। ये शंकरी प्रसाद के जो है केस में बोला गया था। तो इस केस में पुनर्विचार में ये बोला कि नहीं, ये बात गलत है। आर्टिकल 13 इतना इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार को लेके है, चूंकि इस वजह से ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 में ही 368 भी शामिल है। मतलब ये दोनों एक ही है और आर्टिकल 13, अगर आर्टिकल 13 का अगर उल्लंघन होता है तो इसका मतलब और मतलब क्या है, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो 368 से ही क्यों ना हुआ हो, उसको जो है उसको खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है और कर रहा है। ठीक है, तो गोलकनाथ के केस में क्या हुआ, 11 जजेस की बेंच बैठी और उसमें जो है पिछले जो वो फैसले थे शंकरी प्रसाद के या सज्जन सिंह का जो फैसला था उसको जो पलट दिया। पलटने के बाद में जो है क्या बोला कि ये दोनों ही सर्कल आर्टिकल 13 में ही 368 समाहित है। लेकिन एक बात मैंने बोल दिया गलती से, ये जो फैसला सुनाया है गोलकनाथ में, अब क्या होता है कि इतने फैसले पहले अतीत में हो चुके हैं, अब ये फैसला ये सबको बदल देगा और वो बहुत सारी चीजों को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये फैसला जो आज की डेट से ये लागू है, पिछले जितने फैसले हुए हैं उस पर ये चीज लागू नहीं है। तो मतलब शंकरी प्रसाद का जो फैसला था वो वही मान्य होगा, सज्जन सिंह का जो फैसला था वही होगा, लेकिन आज के बाद में ये फैसला ये होगा, क्या फैसला सुनाया कि आर्टिकल 13 में ही आर्टिकल 368 जो है समाहित है। समझ में आया? और ये जो फैसला हुआ, जैसे मैंने बताया ना 11 और 6 की उसमें था 11 बेंच थी, जिसमें 6-5 के रेशियो से जो है ये सहमति बनी। ठीक है, 6 लोग इसमें सहमत हुए, 6 लोग ने ये माना कि हाँ ये बात जो है बिल्कुल सही है कि जो आर्टिकल 13 है ये इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो ये चीज मतलब बहुत गलत है और ये हनन नहीं हो सकता और उसकी रक्षा करना हमारा जो है दायित्व बनता है। तो इस वजह से 6 लोग इसमें शामिल थे, गोलकनाथ के जो है साथ में थे और 5 लोग इसके विपरीत थे। तो 6-5 से इसका जो है फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाने वाले जस्टिस के सुब्बाराव थे और के सुब्बाराव बहुत ही मतलब माने जाने व्यक्ति जस्टिस थे। और ये माने जाने क्यों थे, क्योंकि इनका बहुत नाम भी था और उसी साल प्रेसिडेंट इलेक्शन होना था। उस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये क्या थे, ये कैंडिडेट भी थे, यही के सुब्बाराव। ठीक है, के सुब्बाराव जो है ये उसके कैंडिडेट भी थे, इसी वजह जो है ये बहुत ज्यादा माने जाने थे। ठीक है, अब हम जो है ये गोलकनाथ का फैसला आपने समझ लिया। अब हम जरा थोड़ा सा प्रधानमंत्री किस पक्ष में जाने जा रहे हैं, चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये भूमिका कैसे बन रही है केशवानंद भारती केस की। ठीक है,
क्योंकि आपको हिस्ट्री, इतिहास जानना बहुत जरूरी है, इस वजह से बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमने देखा, हमने आपको बताया कि मई 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, एक वैक्यूम होता है। ठीक है, एक वैक्यूम हुआ और उस वैक्यूम होने की वजह से, ठीक है, अब जैसे ही इनकी डेथ होती है, पंडित नेहरू जी की इनकी डेथ होती है, तो होता क्या है, मई 1964 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, पंडित नेहरू की, ठीक है, पंडित नेहरू डेथ होती है। होता क्या है, कार्यवाहक प्रेसिडेंट, ठीक है, कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, और चुनने के बाद में ये कार्यवाहक बन जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब एक्चुअली में देखा जाए तो जो उस समय सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा परिपक्व है, उसी का चांस बनता है। तो इस समय मोरारजी देसाई इनसे जबरदस्त कोई व्यक्ति नहीं था। सबसे सीनियर मोस्ट भी हैं और सबसे काबिल भी हैं, बनने के लायक भी हैं। एक्चुअली में तो इन्हीं का जो है इनका नाम जो है प्रस्तावित होना चाहिए, इन्हीं को बनना चाहिए था। ये जो है इतनी जबरदस्त इंसान है, ये अपनी हक के लिए ये बिल्कुल तटस्थ रहते थे। हक के लिए, मेरा हक है तो है ना, और बहुत मतलब कह सकते हैं कि विकराल रूप हो जाता था इनका जो है अपने हक के लिए। ठीक है, मोरारजी देसाई इनका नाम जो है आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पूरी कहानी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है इस समय वो है प्रेसिडेंट के कामराज, ठीक है, के कामराज प्रेसिडेंट हैं। इनको कहा जाता है कि ये इतिहास में इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ये किंग मेकर कहे गए हैं। इनका नाम जो है किंग मेकर कहा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये कई साल जो है मुख्यमंत्री रह के आए हैं। ठीक है, तो इनका भी दिमाग में आ सकता है कि मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन नहीं। इन्होंने सोचा कि मोरारजी देसाई जो है बहुत नाम है और बहुत आक्रोशित हो जाते हैं अपने हक को लेके, और बहुत तेज तर्रार नेता है। इस वजह से इनको जो है अगर इनको मैंने प्रधानमंत्री अगर बनवा दिया तो इनको कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव वाले व्यक्ति हैं, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया, शास्त्री जी को जो है इनका नाम, शास्त्री जी का नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री का नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री का नाम जो है आगे रख दिया कि भाई शास्त्री जी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। शास्त्री जी का नाम जब हुआ तो शास्त्री जी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, और शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं और इनकी सरकार में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है, या कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी कह सकते हो, इनको कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी कह सकते हो, इनका पद मिलता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को जो है इनकी सरकार में, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का पद जो मिलता है वो इंदिरा गांधी को मिलता है। इंदिरा गांधी इनकी सरकार में बहुत अच्छे से अपना काम करती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये सरकार में आते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो शास्त्री जी जैसे ही आते हैं, अच्छा इसके पहले एक बात ध्यान रखना। ठीक है, एक बात और थोड़ी सी मैं आपको पीछे ले जाता हूं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू जो थे, ठीक है, ये हमारे 2 टर्म तक रहे थे। ठीक है, 1962 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे। ठीक, 62 में फिर से इलेक्शन हुआ, ये फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए। ठीक है, तीसरी बार जो है ये प्रधानमंत्री बन गए। और बनने के बाद में इसी समय क्या हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था।
ठीक है, इंडो चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, इंडो चाइना वॉर हुआ था। और आपको मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडो चाइना वॉर हुआ, पंडित नेहरू जो है चाइना को हमेशा इनके साथ, चाइना को हमेशा दोस्त मानते थे और बहुत बड़े हितैषी थे चाइना के, इनफैक्ट कह दें हमेशा ये चाइना के सपोर्ट में खड़े रहते थे। लेकिन चाइना के दिमाग में कुछ और ही था। चाइना हमेशा से ही दगाबाज रहा है, आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देखिए। चाइना ने स्काई चीन और इसके जो है वो सारी चीजें को लेके युद्ध के लिए युद्ध कर दिया 1962 में, और युद्ध में हम लोग हारे। सबको मालूम है, उभरता हुआ देश था, अभी आजाद हुए थे और हमारे पास कुछ भी रिसोर्स नहीं थी, ना कुछ भी नहीं था। हुआ क्या कि हम लोग जो है यहाँ पर हार गए, और इस हार का बहुत गहरा असर पंडित नेहरू जी के शरीर पर, आत्मा पर, दिल पर जो है पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो इनकी मृत्यु मई 1964 में जो होती है, उसका बहुत बड़ा कारण जो है ये भी होता है। ये जो सदमा जो होता है, ये सदमा भी जो है बहुत बड़ा इनके पर पड़ा था, जो चाइना ने विश्वासघात जो है किया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब देखो हम लोग यहाँ पर हारे, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ शास्त्री के पास। शास्त्री जी इधर जो है, जैसे हम लोग ये हारे ही थे, और 1965 में इंडो पाक वॉर फिर से शुरू हो गया। ठीक, हम लोग यहाँ से हारे थे और यहाँ पर जो है 3 ही साल हुए थे, ऊपर भी नहीं पाए थे उससे। 1965 में जो है पाकिस्तान से फिर वार हुआ, और जैसे ही वार हुआ, लेकिन शास्त्री जी अपनी सूझबूझ के साथ में पाकिस्तान वाले वार में इंडिया को जिता देते हैं। और जैसे ही जिताते हैं, शास्त्री जी का इतना नेम फेम हो जाता है कि पूछो नहीं, ठीक है। और ये जिताने के बाद में एक समझौता होता है, तस्कांड जो है, जो तस्कांड समझौता होता है, तस्कांड ये जाते हैं और जो वहां समझौता करते हैं, और रात में ये लौट रहे होते हैं, और लौटते ही रात में जो है 11 जनवरी 1966 की रात थी, इनकी संदिग्ध हालत में जो है मौत हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की। कहते हैं कि जो है इनको दिल का दौरा पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि जो है, जो इतना बड़ा जो माहौल बन गया था, वो सारी चीजें जो है ये संभाल नहीं पाए, और जिसकी वजह से इनका दिल का दौरा पड़ गया, वो परिस्थिति को नहीं संभाल पाए। कॉन्स्पिरेसी वाले लोग बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, कुछ भी हुई हो, लेकिन जो है ये घटना घटित हुई। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही इनकी डेथ हुई, 11 जनवरी को इनकी डेथ हुई, तो 11 जनवरी से 11 इधर देखो 11 जनवरी 1966 की इनको डेथ हो गई। ठीक है, 11 जनवरी 1966 से 23 जनवरी 1966 तक फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया, और एक बार फिर से के कामराज, ये जो किंग मेकर कहा जाता है इनको, ये के कामराज को फिर से मौका मिला कि अब जो है प्रधानमंत्री जो है बनाया जाए, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था वो 1964 से लेके 67 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, के कामराज का जो कार्यकाल है 64 से 67 तक रहा। इस बार मोरारजी देसाई बिल्कुल हट करके बैठ गए कि नहीं, इस बार प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, किसी भी हालत में जो है कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार मैं ही बनूंगा। लेकिन फिर वही बात हुई कि कामराज साहब भी जो है नहीं चाहते थे, और उस समय आप देखिए 60 इसमें जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन, शास्त्री, जब लाल बहादुर शास्त्री जब ये प्रधानमंत्री बने थे, इन्हीं की सरकार में इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनी थी। कम्युनिकेशन मिनिस्टर के तौर पर इंदिरा गांधी यहां से लेके ये तक 66 तक जो है इंदिरा गांधी अपने आप में जो है, देखा जाए तो वो अपने आप को जो है इतना संभाल चुकी थी, उनको अपने आप में भरोसा हो चुका था क्या कि जो है हम अब देश को चला सकते हैं, हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो कुछ बोल नहीं रही है। मोनार्ची अपनी बात पर तटस्थ है कि मैं ही इस बार प्रधानमंत्री बनूंगा। तो उन्होंने कहा चाहे वोटिंग कराओ, वोटिंग कराई गई। तो वोटिंग में रिजल्ट ये आया कि इंदिरा गांधी को जो है सब लोगों ने वोट से चुन लिया कि हाँ इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुत रोचक कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री जब बनाया गया तो इंदिरा गांधी